अरे ऐसा कौन सा काम हो जाता है घर में जिसके लिए तुझे मदद की जरूरत है? अरे तुझे क्या लगा बहू कि तू ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके हमारे बेटे से हमारी शिकायत करेगी और वो तेरी बात मान लेगा? अरे वो बेटा है मेरा। अरे ये क्या बात हुई बहू? मैं तुझे डांट थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस तुझे समझा रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों में तू रोने बैठ जाएगी तो कैसे अपना घर संसार बसाएगी? देख बहू, मैं तुझे प्यार से समझाती हूँ, पहले तो ये रोना बंद कर, पोंछ अपने आंसू। बहू ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी बात हो मेरे पवन से चोरी चुपके कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पवन मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता और ना ही कोई फैसला लेता है। अरे मेरा बेटा तो कौन सी शर्ट पहनेगा ये भी मैं ही डिसाइड करती हूँ। तू चाहती है बहू कि घर के काम काजों में मैं और मेरी बेटी तेरी मदद करें? देख बहू, अब मैं तो ठहरी इस घर की मालकिन, और तू ही बता भला घर की मालकिन काम करते हुए अच्छी लगती है क्या? और रही बात तुम्हारी ननद की, तो तुम्हारी ननद इस घर की बेटी है और बेचारी 1-2 सालों में विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। अब ससुराल में ही जाकर उसे काम ही तो करना है, तो कम से कम मायके में तो थोड़ा आराम कर ले वो। और रही बात भैया नौकर चाकर की, तो वो तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास इतने फालतू पैसे तो है नहीं कि हम नौकर चाकरों को देकर अपने रुपए बर्बाद करें। अरे अब खड़ी क्या हो गई कहानी खत्म, जाओ अपना काम धाम देखो। अरे हाँ नहीं का जवाब देकर तो जा। जी माँ जी। अरे बड़ी आई थी मेरे बेटे से मेरी चुगली करने वाली। देख बेटा, आज तुझे भी ना एक बात मैं साफ साफ समझा देती हूँ, बीवी को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बीवी को सर पर चढ़ा लो ना तो घर बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बात बेटा, जितना ज्यादा तू अपनी बीवी के साथ वक्त बिताएगा ना, वो उतना ही ज्यादा तुझे अपने मोह जाल में जकड़ लेगी। इसलिए मेरी मान, बीवी के साथ ना थोड़ी दूरी बनाकर रहना। अरे पत्नियों को ना पैर की जुत्ती बनाकर रखना चाहिए, सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ माँ, इस आशा को मैं कभी सर पर नहीं चढ़ाता, इसीलिए तो मैं तुरंत आकर आपको बताया कि ये चाहती है कि मैं आपको और निधि को कहूँ कि घर के कामकाज में आप लोग इसकी मदद करें। इस आशा के रहते मेरी माँ और बहन घर के कामकाज करें, ये कोई अच्छा लगेगा? अरे लाखों रुपए खर्च करके इसे इस घर में लेकर आए हैं, और इतने रुपए खर्च करने के बाद भी अगर मेरी माँ और बहन को सुख और चैन न मिले तो समझो हमारे रुपए तो बर्बाद ही हो गए। शाबाश मेरे लाल, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। चलो अच्छा है मेरी मेहनत और मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। वैसे भी माँ, भैया पहले मेरे भाई हैं और बाद में भाभी के पति। जा बेटा, जा दुकान में तेरे पापा अकेले हैं। जी माँ। मम्मी चलो ना एक बार बल्ले बल्ले हो जाए। अरे धत पगली, ये मेरी कोई उम्र है क्या बल्ले बल्ले करने की? बेचारी आशा की शादी को 6 महीने हुए हैं। आशा जब से ब्याह कर इस घर में आई है तब से वो इस घर की बहू कम और नौकरानी ज्यादा है। आशा की सास, ननद और यहाँ तक पति भी बहुत ही बदतमीज किस्म के इंसान है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी बेचारी आशा के ऊपर ही था। आशा के पति के सामने आशा की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था। आशा के पति के लिए तो उसकी माँ और बहन ही सब कुछ थी। आशा की सास ने आशा के पति को न जाने क्या क्या सिखा कर रखा था, जो आशा का पति हमेशा आशा से दूरी ही बनाकर रहता था। आशा की सास और ननद खुद एक औरत थी और दूसरी औरत की जिंदगी में इतना जहर घोल रही थी। बेचारी आशा किसी से कोई शिकायत नहीं करती, जो भी उसके ससुराल वाले कहते वो चुपचाप मान लेती, क्योंकि आशा के माता पिता ने उसे यही सिखाया था कि शादी के बाद लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। आशा की जिंदगी बहुत ही कष्टमय हो गई थी, लेकिन बेचारी आशा बस इसी आस में सब कुछ सह रही थी कि आज नहीं कल उसके जीवन में भी खुशी आएंगी। कितने दिन हो गए माँ से बात नहीं हुई है, आज ही आएंगे तो मैं कहूंगी कि माँ से बात करवा दे मेरी। आशा? हाँ जी। मम्मी और निशा कहाँ हैं? दीदी और माँ जी तो फिल्म देखने गई है जी। अच्छा। सुनिए जी, पूरे 2 हफ्ते हो गए माँ से बात नहीं हुई है, जरा मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं माँ से बात कर लूँ। अभी 2 हफ्ते में 1 दिन कम है, कल का पूरा दिन पूरा हो जाने दो, फिर मैं परसों बात करवा दूंगा। सुना नहीं माँ ने क्या कहा है कि शादी हो जाने के बाद ना लड़कियों को पूरा ध्यान अपने ससुराल में देना चाहिए, मायके में नहीं। अच्छा सुनिए जी, मुझे थोड़े रुपए दे दीजिए, कुछ सामान खरीदना था मुझे। अरे तुम्हें पैसे की क्या जरूरत, खा तो रही हो, पहन तो रही हो, और कहीं आना जाना भी हुआ तो मेरे साथ ही तो आओगी जाओगी, तो मैं तुम्हें सब दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा। माँ ने साफ मना किया है मुझे। आप कहाँ जा रहे हो जी? खाना तो खा लो। माँ और निशा ने खाना नहीं खाया है, भला मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? जब माँ और निशा आ जाए तब मैं आ जाऊंगा। ये इतने रुपए अपनी माँ और बहन के हाथ में देते हैं, लेकिन 1 रुपए भी मेरे हाथ में नहीं देते। और माँ जी ने क्या खुद सिखाया है अपने बेटे को कि माँ तो भगवान के बराबर होती है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है और उसे दुनिया दिखाती है। लेकिन माँ जी ये कैसे भूल गई कि मेरी माँ भी तो मेरे लिए भगवान जैसी है। अरे मुझे न मेरी माँ से बात करने दिया जाता है और न ही किसी रिश्तेदार से। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ जी सोचती हैं कि यदि मैं किसी से बात करूंगी तो इनकी असलियत के बारे में मैं उन लोगों को बता दूंगी, इसलिए मुझे किसी से बात नहीं करने दिया जाता। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं इन लोगों की असलियत कभी किसी को बता सकूं।
बेचारी आशा की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। अब धीरे धीरे आशा की शादी को 1 साल का समय बीत जाता है, लेकिन आशा के ससुराल का यही हाल था। उसका पति उसे आज तक अपना नहीं पाया था और उसके पति के हिसाब से आज भी आशा एक बाहर की औरत है। बेचारी आशा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये तीनों माँ बेटी बेटा एक हो जाया करते और बेचारी आशा अकेले रह जाती। ये तीनों मिलकर आशा को इतना परेशान करते, यहाँ तक आशा को किसी से भी बात नहीं करने दिया जाता था फोन में। आशा के पास खुद का अपना फोन तो था, लेकिन वो फोन कभी भी आशा के पास नहीं रहता था। या तो आशा का फोन आशा की ननद के पास रहता या फिर सास या पति के पास रहता। बेचारी आशा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि आशा का पति उसकी माँ और बहन के कहने पर बेचारी आशा को बार बार गाली गलौज करता, यहाँ तक कई बार उसके ऊपर हाथ भी उठा देता था। आशा के लिए उसका ससुराल पूरी तरह से नर्क बन चुका था, लेकिन आशा ने कभी भी अपने मायके वालों को उसके ससुराल के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इस बीच में आशा प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेगनेंसी की हालत में घर का इतना काम करना और मानसिक तनाव में रहने की वजह से बेचारी आशा की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। आशा की हालत बिल्कुल काम करने लायक की नहीं रहती, इसलिए मजबूरी में आशा का पति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो डॉक्टर सख्त हिदायत देते हैं कि वह पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, उसके खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। और डॉक्टर ने महंगी महंगी दवाई लिखी थी आशा के लिए, जिसका खर्च लगभग 6000 रुपए हुआ था। बेचारी आशा की हालत इतनी खराब थी, लेकिन फिर भी इन जानवरों को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं था। 6000 रुपए दवाइयों में खर्च हो जाने की वजह से आशा की सास ने घर में इतना बवाल मचाया कि वो इतनी महंगी दवाई खा रही है। लगता है ये दुनिया की पहली औरत है जिसे बच्चा होने जा रहा है जो इतनी महंगी दवाइयाँ खाएगी है। अरे 6000 रुपए दवाइयों में लग गए। ऐसा लगता है जैसे ये अनोखी आई है, हमने तो बच्चा पैदा किया ही नहीं। अरे हमने कभी इसके जैसे फालतू रुपए खर्च नहीं किए और ना ही कभी डॉक्टरों के चक्कर लगाए। हाँ माँ, और ऊपर से डॉक्टर ये भी तो कह रहे थे कि ये बहुत कमजोर हो गई है, इसे हर महीने उनके पास लेकर जाना पड़ेगा। हर महीने 5-6 हजार रुपए का खर्च होना है। बाप रे, हर महीने 5-6 हजार का खर्च? एक काम कर बेटा, इसके ऊपर तो बहुत खर्चे हो जाएंगे। हमने क्या इसका ठेका लेकर रखा है? जा इसे इसके मायके छोड़ा, अरे वही उठाएंगे इससे खर्चे। मैं तो 1 रुपए खर्च नहीं करूंगी इसके और इसके बच्चे के ऊपर। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्या ये मेरे अकेले का बच्चा है? और क्या ये बच्चा मेरे मम्मी पापा के खानदान का बच्चा है जो मेरे मम्मी पापा इस बच्चे के लिए खर्च करेंगे? खबरदार, जो मेरी माँ से ऐसी जबान में बात की। मेरी माँ जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। चुपचाप अपने मायके जाओ और नहीं जाना है तो बच्चा गिरा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे शर्म नहीं आती जो अपने बच्चे के लिए ऐसी बात कर रहे हो? अरे वो तुम्हारी माँ है तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ ना। मुंह बंद करो अपना। मेरी माँ ने तुम्हारे तिरिया चरित्र के बारे में मुझे सब कुछ बता रखा है। और भाभी, तुम इस उम्मीद में मत रहना कि तुम ससुराल में रहोगी तो मैं और माँ तुम्हारी सेवा करेंगे। अरे कोई ससुराल वाले अपनी बहू की सेवा नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। कम से कम मायके जाओगी तो तुम्हारी देखभाल हो जाएगी, और तुम यहाँ रहोगी तो हम तुम्हें बनाकर नहीं खिलाने वाले हैं, क्योंकि हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर आशा समझ गई थी कि ये नीच लोग कभी नहीं मानने वाले, इसलिए वो सोचती है कि उसके मायके जाने में ही उसकी भलाई है। ठीक है, चली जाऊंगी कल मैं अपने मायके, लेकिन कम से कम मुझे 4 कोई ढंग के कपड़े तो ला कर दे दो। अरे पहली बार मायके जाऊंगी और इतने दिनों के लिए जाऊंगी तो कम से कम ढंग के 4 कपड़े भी तो होना चाहिए मेरे पास। मुझे 4 सूट ला कर दे दो। तेरे माँ बाप की औकात नहीं है क्या कि तुझे 4 जोड़ी सूट लेकर दे दे? अब वहाँ जा रही है तो वही खरीदवा लेना। और वैसे भी माँ, भाभी को तो शादी में कितनी सारी साड़ियाँ मिली है, अरे वही साड़ियाँ लेकर जाओ ना अपने मायके। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, अपनी साड़ियाँ लेकर जाओ ना। नहीं, अब मुझसे साड़ियाँ नहीं संभलेंगी, इसलिए मैं सूट पहनूंगी। मुझे 4 सूट ला कर दे दो। नहीं, हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम तुझे सूट ला कर दे दे। अगर तुझे सूट पहनना ही है तो जाकर अपनी माँ से खरीदवा लेना। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर में आप लोगों की सेवा करती हूँ, और मेरे लिए 4 कपड़े लेने की बात आई तो आप लोग बहू के कपड़ों को फालतू खर्च बोल रहे हैं। आशा, मुंह बंद कर अपना। तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरी माँ से जबानजोरी मत किया कर, तुझे समझ में नहीं आता क्या? भैया, लातों की भूत बातों से कहाँ मानते हैं। पवन, इसके भाई को फोन लगा दे, आकर ले जाए इसे। आशा सोचती है कि ये बहुत ही बेशर्म और नीच किस्म के लोग हैं, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो चुपचाप जाने का फैसला कर लेती है। ठीक है माँ, मैं अभी फोन कर देता हूँ उसके भाई को। आशा के ससुराल वाले बहुत ही नीच थे, वो आशा के ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आशा के भाई को फोन करके बता दिया कि वो आकर अपनी बहन को ले जाए। और दूसरे दिन आशा का भाई आकर आशा को अपने घर ले जाता है। और मायके पहुंचने के बाद आशा की हालत देखकर उसके मायके वाले डर गए, क्योंकि आशा बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। और बेचारी आशा ने कपड़े भी वही पुराने पहन रखे थे जो शादी के समय में उसकी माँ ने उसे दिए थे।
ये तेरी क्या हालत हो गई है बेटा? कैसी दिख रही है तू? दीदी पहले तो आइए, यहाँ बैठिए आप। बोलना मेरी बच्ची, तेरी ऐसी हालत कैसी हुई? हाँ दीदी बताइए ना, क्या हुआ है आपके साथ? क्या आपके ससुराल वाले आपका ख्याल नहीं रखते? बिटिया क्या हो गया बिटिया? बता अपनी माँ से, ऐसे रो मत तू। माँ मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई माँ। मेरी शादी बहुत गलत घर में करवा दी है माँ आप लोगों ने। क्यों बेटा, क्या किया तेरे ससुराल वालों ने? और यदि उन्होंने कुछ किया भी तो तूने अब तक बताया क्यों नहीं? साल भर होने को आए तेरी शादी को। क्या बताती माँ, कैसे बताती? मुझे बताने दिया जाता तब तो बताती ना। दीदी कम से कम फोन पर तो बताया होता आपने। कैसे बताती भाभी? उन लोगों ने कभी भी मेरे हाथ में फोन नहीं दिया। कहने को तो वो मेरा फोन था, लेकिन वो फोन मेरे हाथ में नहीं रहता था। और जब भी आप लोगों को फोन लगाती थी मैं, तो वो लोग मेरे सामने खड़े रहते थे और जब तक बात खत्म नहीं होती थी तब तक वो कमरे से नहीं जाते थे। क्या उन लोगों ने ऐसा किया? हाँ माँ, और अभी भी उन लोगों ने मुझे धमकी देकर यहाँ भिजवाया है। कहा है कि अगर मैंने ससुराल की बुराई की तो जिंदगी भर मुझे अपने मायके में ही रहना पड़ेगा। वो लोग मुझे कभी लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन माँ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे भी वहाँ पर रहकर मुझे क्या मिल रहा है? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी तो बेटी की जिंदगी ही खराब हो गई। हे भगवान, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? सारी मेरी ही गलती है। मैंने ही कहा था एक अकेला लौता बेटा है, मेरी बेटी राज करेगी। अरे क्या क्या सपने देखे थे अपनी बेटी के लिए। हे भगवान, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जितनी सीधी है ना, उतनी ही सीधी आपने अपनी बेटी को भी बनाकर रखा है। बहू मुझे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। देखिए मम्मी जी, अब जमाना ना सीधे का नहीं रहा। अगर सीधे बनकर रहोगे ना तो लोग आपके गलत फायदे उठाएंगे। अरे आपको तो अपनी बेटी को ये सिखाना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। और आज के समय में तो हर माँ बाप को अपने बच्चे को यही सिखाना चाहिए कि यदि कोई उनके ऊपर अत्याचार करे तो वो चुपचाप अत्याचार को बर्दाश्त न करे, बल्कि पलटकर उसका मुंह तोड़ जवाब दे, ताकि अत्याचार करने वाला खुद ही सहम जाए। वो तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मम्मी जी, जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। इसीलिए मुझे मेरे ससुराल में मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मम्मी जी मुझे मेरी माँ ने ना बचपन से ऐसा बनाया है कि यदि मैं आशा दीदी जैसे ससुराल में भी जाती ना तो उन लोगों के अकल ठिकाने लगा देती। उन लोगों की तो मैं ईंट से ईंट बजा देती। और आशा दीदी ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। कोई आपको आपका हक नहीं देने वाला है। यदि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है ना तो आपको तेज बनना ही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा आपको। लोगों से सुनने की आदत छोड़िए दीदी, लोगों को सुनाने की आदत डालिए आप। जब तक आप अपने हक के लिए लड़ेंगी नहीं ना तब तक आपको कोई इज्जत नहीं देगा और ना ही कोई कभी आपकी मदद करेगा। आपकी पूरी जिंदगी ना ऐसे रोते रोते और अत्याचार सहने में ही निकल जाएगी। मेरी माँ ने तो मुझे बखूबी सिखाया था, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको जरूरत है लोगों को सबक सिखाने की। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दीदी, आप यही रहिए और यही रहकर ना आप मुझसे सीखिए कि आप अपने ससुराल वालों को कैसे जवाब दे सकती है। और दीदी मैं आपको ऐसा बना के आपके ससुराल भेजूंगी ना कि उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आप पहले ही वाली आशा है। बस दीदी अब सब कुछ ना आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं बहू, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, वरना मेरी बेटी का घर टूट जाएगा। मम्मी जी ये कैसी बात कर रही हो आप? अभी कौन सा दीदी का घर बसा हुआ है? अभी कौन सा दीदी सुखी जीवन जी रही है? जिस तरह के अत्याचार दीदी के साथ ससुराल में हो रहे हैं ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन उस ससुराल में दीदी की तो जान जाना ही है। क्या आपको मंजूर है कि आपकी बेटी की जान चली जाए उसके ससुराल में? दीदी की जिंदगी संवारने की कम से कम अपने तरफ से तो हम कुछ कोशिश कर लेते हैं और बाकी सब तो भगवान पे छोड़ देते हैं। हाँ माँ, सोनम जैसा करना चाहती है उसे करने दो। वैसे भी आशा की जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, कम से कम एक कोशिश तो करके देख ही लेते हैं। अब तो बेचारी आशा मरती और क्या न करती। वो अपने भाई भाभी की बात मानकर बस अब मायके में ही रहने लगी थी। लेकिन आशा के ससुराल वालों को आशा की जरा भी फिक्र नहीं थी। और आशा की भाभी ने भी साफ साफ मना कर दिया था आशा को कि वहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आशा की भाभी ने आशा को बहुत समझाया था कि वो अपनी तरफ से अपने ससुराल वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। और आशा की भाभी तो बस अब आशा को बदलने में लग गई थी, क्योंकि आशा की भाभी चाहती थी कि वो आशा को पूरी तरह से बदल दे ताकि अपने ससुराल वाले का सामना अकेले ही कर ले। इसी तरह धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। आशा तो बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि बच्चा सीजेरियन डिलीवरी से होगा। हे भगवान, अब मेरी डिलीवरी का खर्चा मेरी माँ को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दीदी आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप तो खुश रहिए। देखिए दीदी मैं अभी नंदोई जी को फोन लगाती हूँ। हेलो नंदोई जी। हाँ बोलिए भाभी जी। अगले महीने की 2 तारीख को दीदी का ऑपरेशन होना है, तो आप पहले ही आ जाइए। अरे मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? क्यों, जिसका बच्चा है क्या वही नहीं आएगा? मैंने किसी का ठेका लेकर नहीं रखा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। देखिए नंदोई जी, ठेका तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अकेले आशा दीदी का
बच्चा नहीं है, आपका भी बच्चा है। देखिए नंदू जी, मैं ना आशा दीदी जैसी नहीं हूँ कि चुपचाप आपकी सारी बात मान लूँ। देखिए मैं कोई बवाल नहीं चाहती हूँ, बस ऑपरेशन के दिन चुपचाप आप हॉस्पिटल आ जाइएगा। और नंदू जी, ये तो मालूम ही होगा आपको कि ऑपरेशन में लगभग 60-70 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है, तो जरा रुपयों की व्यवस्था करके आइएगा, ठीक है? बस इतना कहकर आशा की भाभी ने फोन रख दिया। आशा की भाभी की बात सुनकर आशा के पति को थोड़ा डर सा लगने लगा। आशा के पति को लगा कि ना जाने उसकी भाभी क्या कर लेगी, इसलिए वो डरते हुए सारी बात अपनी माँ को जाकर बताता है। माँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे आशा की भाभी तो बहुत धमकी दे रही थी मुझे। अरे बेटा, तू डर मत, अगर तू वहाँ गया ना तो ऑपरेशन का सारा पैसा तुझे ही देना पड़ेगा। और वैसे भी आशा उनकी बेटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है अपनी बेटी पर खर्च करना, हमारी नहीं। आशा का पति अपनी माँ की बात सुनकर बहुत निश्चिंत हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर आशा की भाभी का फोन आता है। क्यों नंदोई जी, क्या सोचा? आप ऑपरेशन के दिन आ रहे हैं या फिर 1-2 दिन पहले आ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मत आइए, फिर मैं ही आती हूँ। फिर मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हाँ, मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरे साथ 8-10 महिलाएं भी आएंगी। क्यों, कौन महिलाएं आएंगी आपके साथ? वो तो जब हम आएंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि वो कौन महिलाएं हैं, ठीक है? बस इतना कहकर मुस्कुराते हुए आशा की भाभी फोन रख देती है। और उधर अब आशा के पति को बहुत डर लगने लगता है कि ना जाने अब आशा की भाभी क्या करने वाली है। आशा के पति को समझ में आ गया था अब आशा की भाभी महिला मोर्चा को लेकर आएगी। और अब तो आशा का पति और ज्यादा डरने लगा, क्योंकि उसे पता था कि महिला मोर्चा वाले पतियों का क्या हाल कर देती है। माँ, आशा की भाभी तो महिला मोर्चा को लाने की धमकी दे रही है, अब मैं क्या करूं? महिला मोर्चा वाली तो पतियों की बहुत बुरी हालत बना देती हैं। अरे बाप रे, लगता है ये बहुत ही चंडाल औरत है। अगर महिला मोर्चे तक बात गई और कहीं आशा ने अपनी जुबान खोल दी ना तो हम तो लंबे से चले जाएंगे। माँ, तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है बेटा तुझे ना चले ही जाना चाहिए। एक काम कर, तू चले जा, और मैं तो कहती हूँ कि आशा को भी लेते आ जाना, क्योंकि आशा की भाभी तो कितनी चंडाल है और हमारी आशा तो सीधी सादी भोली भाली सी है। ऐसे चंडाल औरत के साथ रहेगी ना हमारी आशा तो वो भी चंडालन होके लौटेगी। अब तो आशा की सास और पति दोनों डर जाते हैं और आशा की सास आशा के पति को भेज देती है ऑपरेशन वाले दिन। और इधर आशा की भाभी आशा के ऑपरेशन का पूरा खर्चा आशा के पति से भरवाती है। और आशा ने बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया था। हॉस्टल से डिस्चार्ज होने के बाद जब आशा अपने मायके आती है तो आशा का पति कहता है कि अब वो आशा और बच्चे को लेकर जाना चाहता है। मम्मी जी, अब आशा को यहाँ आए बहुत दिन हो गए, मैं आशा को और मुन्ने को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वाह नंदू जी, क्या आपने अपनी बीवी को यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए भेजा था? अभी उनकी डिलीवरी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और उसे आप अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं? आप अपनी पत्नी को नहीं बल्कि आप अपने घर की ना नौकरानी को लेकर जाना चाहते हैं। अरे नंदू जी, थोड़ी तो शर्म कर लो। भाभी जी, ये किस तरह से आप मुझसे बात कर रही हैं? जैसा हो रहा है, जैसा मैं सब कुछ देख रही हूँ, मैं उसी हिसाब से बात कर रही हूँ। और आशा दीदी अभी आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। कम से कम आशा दीदी यहाँ 6 महीने रहेगी, जैसे वो अब तक रहते आई थी, ठीक है ना? तो आप 6 महीने बाद आकर अपनी बीवी को यहाँ से ले जाना। मम्मी जी, ये क्या बोल रही है भाभी जी? हाँ बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है, तुम 6 महीने बाद आकर ले जाना, तब तक आशा और उसके बच्चे की अच्छे से देखभाल हो जाएगी यहाँ। अब तो अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बात सुनने के बाद आशा के पति को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। और इधर आशा की भाभी पूरे 6 महीने तक आशा को बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि उसे ससुराल में कैसे रहना है। देखिए दीदी, कल आपको नंदू जी लेने आ रहे हैं, मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। और ये सब करने के बाद भी ना वो लोग नहीं समझे तो ऐसे रिश्ते को निभाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ भाभी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा आपने मुझे सिखाया है। देखिए मम्मी जी, मैं आपकी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे घर में रहने का फायदा ही क्या जिस घर में एक पल का भी सुकून ना हो। हाँ बेटा, तेरी भाभी ने जो भी सिखाया है बिल्कुल तू अपने भाभी के बताए रास्ते पर चलना। दूसरे दिन आशा का पति पवन आता है और आशा और मुन्ने को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। कर ली हमारी बुराई अपने मायके में? अरे तुझे शर्म नहीं आती जब अपने ससुराल वालों की बुराई अपने मायके में जाकर करती हो? क्यों क्यों आएगी सर? जब आप लोगों को शर्म नहीं आई कि घर की नई नवेली बहू को आप लोगों ने घर की नौकरानी बना दिया, मुझे अपने पति से दूर कर दिया। मेरे पति के कानों में उल्टी सीधी बातें भरने में जब आप लोगों को शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों शर्म आएगी? और वैसे भी आप लोगों के साथ रहते रहते तो मैं भी बेशर्म हो गई हूँ। खबरदार आशा, जो तुमने मेरी माँ से इस तरीके से बात की। खबरदार पवन जी, मैं भी इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको मुझे इज्जत देना पड़ेगा। और मैं पूरे अधिकार के साथ इस घर में रहूंगी। कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है भाभी तुम्हारी। अरे ऐसा क्या खा कर आई हो अपने मायके से? वही ननद रानी जो तुम्हारी माँ तुम्हें खिला रही है, इस बार मेरी माँ ने मुझे खिला दिया, इसलिए आज मेरी जबान भी ना तुम्हारी जुबान की जैसे तेज हो गई। ओ महारानी, सीधे कमरे में कहाँ चली? ला बच्चा मेरे गोद में दे और जाकर घर के काम का संभाल। क्यों, मैं कोई इस घर की नौकरानी हूँ क्या? और वैसे भी मेरा इतना छोटा बच्चा है, इसलिए मैं घर के काम काज नहीं कर सकती।
तो बेचारी अपने ससुराल में एक दिन भी गुजार नहीं पाएगी। जरा अपनी बेटी का ख्याल कर लो। भैया देखो तो कैसे जुबान चल रही है भाभी की, और आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो। हाँ हाँ, इसकी अकल अभी ठिकाने लगाता हूँ मैं। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा वो इस घर की बेटी है, नौकरानी नहीं। अच्छा तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? जिस तरह आपकी बेटी इस घर की बेटी है ना, उसी तरह मैं इस घर की बहू हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ को ऑर्डर लगाओगी? चुपचाप मेरी माँ और बहन के लिए खाना बनाओ, समझी? क्यों? तुम्हारी माँ और बहन लूली लंगड़ी है जो अपने लिए 4 रोटी नहीं सेक सकती। रुको माँ, अभी इसकी हेकड़ी तोड़ता हूँ, लगाता हूँ 4 झापड़। खबरदार, वही रुक जाओ। पहले तो आपने हाथ उठाकर गलती कर ही ली, लेकिन इस बार ये गलती मत करना, क्योंकि अब मैं पहले वाली आशा नहीं रह गई। क्या कभी तुमने पुलिस के डंडे खाए हैं? और नहीं खाए हैं तो लगता है तुम्हें खाने की शौक है। आप कहो ना तो आपके शौक अभी पूरे करवा देती हूँ मैं। और तुम्हारा ही नहीं, साथ में तुम्हारी माँ और बहन का भी शौक पूरा करवा दूंगी। अरे कैसी बेशर्म औरत है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अपने पति को पुलिस से डंडा खिलाने की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल नहीं आती शर्म। 2 साल शर्म करके देख ली, शर्म की, इसीलिए तो मेरे कर्म फूट गए। लेकिन अब मैं बेशर्म हो गई हूँ और बेशर्म बन के ही जिंदगी जीऊंगी। और तुम लोग भी सुन लो, तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे साथ नाइंसाफी की या कुछ गलत करने का सोचा ना, तो फिर बस भगवान से अपनी खैर मनाना, क्योंकि मेरी भाभी 24 घंटे इस घर में नजर रखी हुई है। क्योंकि अब मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहने वाली नहीं हूँ। 2 साल पहले जिस आशा को आप ब्याह कर लाए थे ना इस घर में, अब मैं वो आशा नहीं रही। तो आप लोग सोच लीजिए आप लोगों को क्या करना है। बेटा सच में ये पहली वाली आशा नहीं रह गई। और इसकी भाभी भी कितनी चंडालन है। अगर हमने इसके साथ कुछ गलत किया ना, तो इसकी भाभी महिला मोर्चा को लेकर धमक जाएगी हमारे साथ और हम तीनों को जेल की चक्कियां पिसवाएगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे कोई जेल की चक्की नहीं पिसनी है। अगर मैं जेल चली गई तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, फिर मुझसे कौन शादी करेगा। आशा का ऐसा रूप देखकर आशा के ससुराल वाले डर जाते हैं और अब वो आशा को परेशान करना छोड़ देते हैं। और अब तो आशा भी खुशी खुशी अपने ससुराल में जीवन व्यतीत करने लगती है। कभी कभी कठोर फैसला लेना भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत सही साबित होते हैं। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।